आज के इस वीडियो में हम कन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैपिंग से हमें पता है कि अगर ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और ये हमारा यूवी प्लेन है, तो यहाँ से यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, मतलब जो मैपिंग होगी, उसी को हम बोलेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग। बट कुछ ऐसी कंडीशन है जो वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया यूवी प्लेन। तो यहाँ के हर एक पॉइंट के लिए आपको यहाँ पर इस प्लेन में एक पॉइंट नज़र आ रहा है, या उसकी इमेज बोल लो। सो दिस इज़ यूवी प्लेन, ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई प्लेन। अब कंडीशंस क्या है वो हम देखेंगे, जिसमें इसमें से पहली कंडीशन जो है कन्फॉर्मल मैपिंग की, वो ये कहती है कि जो डायरेक्शन है वो प्रिजर्व रहनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन कि जो एंगल है, एंगल का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वो मैपिंग कहलाती है कन्फॉर्मल मैपिंग। अब देखते हैं किस तरीके से। जो डायरेक्शन प्रिजर्वेशन है, पहले वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो प्लेन्स बना लेते हैं। ये हो गया एक्स वाई प्लेन एंड ये हो गया यू वी प्लेन। यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं z, और यहाँ पर इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं w। हमने एक आर्क बनाया, इस आर्क को हमने नाम दे दिया, सपोज करो गामा 1, और इसकी मैपिंग यहाँ पर जाके हुई, इसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल गामा 1। देन उसके बाद जो दूसरा आर्क है वो कुछ इस तरीके से है, और ये है गामा 2, और इसकी मैपिंग जाकर हुई इधर। या आप थोड़ा सा इसको चेंज करके बना लेते हैं। ये हो गया गामा 2, ये फर्स्ट आ गया गामा 1, ये आपका सेकंड आ गया गामा 2, ठीक है। तो क्लियर है, मतलब ये जो z पॉइंट है इसकी मैपिंग फंक्शन f, कोई भी फंक्शन f है, और सो उसने एक्स वाई प्लेन को मैप किया है यूवी प्लेन में। ये जो z है वो मैप हुआ है w पे। ये जो गामा 1 है, स्मॉल गामा 1 है, ये इस कैपिटल गामा 1 पे मैप हुआ है, और ये वाला गामा 2 इस गामा 2 पे मैप हुआ है, ठीक है। अब डायरेक्शन प्रिजर्वेशन का क्या मतलब है, डायरेक्शन किस तरीके से प्रिजर्व रहती है। इसमें अगर हम देखें तो ये जो गामा 1 है, इसकी जो इमेज है वो थोड़ी सी शिफ्ट हुई है। कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप देखो, ये जो मैंने बनाया है गामा 1, उसकी इमेज इधर हुई है। मतलब जो पहले जो एक्स वाई प्लेन में मेरा गामा था ना, वो कुछ इस तरफ है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में जो मेरा गामा 1 था वो कुछ इस साइड है, तो वो थोड़ा सा शिफ्ट होकर यूवी प्लेन में कुछ इस साइड चला गया है, मतलब थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गया है। अगर हम इसको देखें, जो ये हमारा गामा 2 है, वो कुछ इधर था एक्स वाई प्लेन में, अब वो भी थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट होकर थोड़ा आगे फॉरवर्ड मूव कर गया है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो गामा 1 और गामा 2 है, दोनों ही यूवी प्लेन में जो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जो उनकी मैपिंग हुई है, उन दोनों का एंगल कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंड दोनों का क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, दैट मीन्स कि जो डायरेक्शन है वो कैसी है? प्रिजर्व हुई है, चेंज नहीं हुई। अगर मान लीजिए पहले अगर दोनों ही डायरेक्शन, मतलब गामा 1 गामा 2 दोनों की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज चेंज होती, तो भी हम यही कहते डायरेक्शन प्रिजर्व हुई है, चाहे क्लॉकवाइज दोनों हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो। इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस डायरेक्शन में मूव करा है। दोनों ने, गामा 1 गामा 2 ने किस डायरेक्शन में मूव किया है। होना क्या चाहिए? डायरेक्शन प्रिजर्वेशन का सिर्फ इतना मतलब है, या तो दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मूव करें या दोनों ही क्लॉकवाइज की तरफ मूव करें। अगर ऐसा होता है कि गामा 1 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मूव कर गया और गामा 2 क्लॉकवाइज, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि डायरेक्शन प्रिजर्वेशन नहीं हुई, ठीक है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डायरेक्शन की जो प्रिजर्वेशन है वो नहीं होगी, बट अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो वो चीज़ होती है डायरेक्शन प्रिजर्वेशन। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि कब नहीं होगी। जैसे ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये हो गया यू वी प्लेन। तो ये हम मान लेते हैं गामा 1, दिस इज़ गामा 2, ये z हो गया, एंड मैपिंग कुछ इस तरीके से हमने करवाई। ये हम मान लेते हैं गामा 2, ये मान लेते हैं हम गामा 1, दिस इज गामा एंड w। अब देखो, ये जो गामा 1 है इसकी मैपिंग ये रही, मतलब इधर था समथिंग, तो इस थोड़ा सा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज वो इस तरफ मूव कर गया। गामा 2 की मैपिंग हुई इस तरफ, मतलब पहले ऊपर की साइड था, अब वो नीचे की साइड इस तरफ मूव कर गया। मतलब एक की डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है,
तो डायरेक्शन की जो प्रिजर्वेशन है वो नहीं है, दैट मीन्स कि कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं होगा। कन्फॉर्मल मैपिंग के जो अभी हम दोनों कंडीशंस देखने वाले हैं उन दोनों का प्रिजर्व होना ज़रूरी है। अगर उसमें से एक भी नहीं होता तो वो कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं कहलाती। आई होप ये क्लियर है। मैंने अभी आपको एंटी क्लॉकवाइज का एग्जाम्पल दिया था, मैं क्लॉकवाइज का भी एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि ये हो गया एक्स वाई, दिस इज यूवी प्लेन, ये गामा 1, दिस इज गामा 1, गामा 2, और हम इसको ऐसे बना लेते हैं। ये हो जाएगा आपका गामा 2, गामा 1, और ये हो गया W, दिस इज C। अब अगर हम ध्यान से देखें तो पहले गामा 2 इधर था, अब वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया है। गामा 1 इधर था तो ये थोड़ा सा और शिफ्ट हो गया, दिस इज गामा 1। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन देखो, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा, डायरेक्शन प्रिजर्व है, और इस वजह से फर्स्ट जो कंडीशन है वो होल्ड कर जाएगी। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। या तो दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज हों तो भी डायरेक्शन प्रिजर्व रहेगी, या दोनों ही क्लॉकवाइज हो तो भी डायरेक्शन प्रिजर्व होगी। प्रिजर्वेशन का मतलब ही यही है कि डायरेक्शन चेंज ना हो। बट इन केस एक एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, एक क्लॉकवाइज हो रही है तो भी नहीं होगी, या फिर एक क्लॉकवाइज है दूसरी एंटी क्लॉकवाइज है तो भी नहीं होगी। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। ये तो फर्स्ट पॉइंट था कि डायरेक्शन की प्रिजर्वेशन होनी ज़रूरी है। सेकेंड, हमने बोला कि जो एंगल का मैग्नीट्यूड है वो सेम रहना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ये तो सिंपल है, जैसे कि इन दोनों की पहली चीज़ तो यही है कि डायरेक्शन की प्रिजर्वेशन हो, बट उसके साथ साथ इस तरीके से डायरेक्शन की प्रिजर्वेशन हो कि एंगल में कोई भी डिफरेंस ना आए। एंगल मान लीजिए यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी वो थीटा ही एंगल फॉर्म करे, मतलब एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। सिमिलरली जैसे कि इसमें तो खैर कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं थी, मैंने जो आपको फर्स्ट बताया था, ये जो एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये एंगल दोनों के बीच का एंगल जो आर्क्स फॉर्म हुई हैं दो, चाहे वो एक्स वाई प्लेन में आप देख लो कि क्या मैग्नीट्यूड है उस एंगल का, और फिर आप चेक करो कि यूवी में क्या मैग्नीट्यूड है उस एंगल का। अगर इसमें 30 है तो इसमें भी 30 होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच में सेम ही एंगल फॉर्म होना चाहिए, चाहे वो यहाँ पर कुछ भी हो वो यहाँ पर सेम रहना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होती हैं तो हम बोलते हैं कि वो मैपिंग कैसी है, कन्फॉर्मल मैपिंग। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक और टर्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है आइसोगोनल। तो आइसोगोनल का मतलब ही यही है कि जो एंगल है बस हमें उससे मतलब है, एंगल्स सेम रहने चाहिए, हमें डायरेक्शन प्रिजर्वेशन की कंडीशन को चेक नहीं करना होता। मतलब डायरेक्शन चाहे प्रिजर्व हो चाहे ना हो, अगर एंगल सेम है तो हम बोलेंगे आइसोगोनल। इसी तरीके से कन्फॉर्मल मैपिंग मान लीजिए आप, हम ये चेक कर रहे हैं कि ये कन्फॉर्मल मैपिंग है या नहीं, और आपने देखा कि एंगल तो सेम आ रहे हैं बट डायरेक्शन प्रिजर्व नहीं हो रही, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो कन्फॉर्मल है, बट वी कैन से कि ये कैसा होगा, आइसोगोनल होगा। तो एक ही कंडीशन उसमें फुलफिल होनी चाहिए, वो है आइसोगोनल की। अब अगर हम बात करें कि आपको ये पता करना है, आपको कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं एंड यू हैव टू फाइंड, ये एग्जाम्पल्स में आपको हेल्प करते हैं। जब आप कन्फॉर्मल से रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करते हो तो आपको फंक्शन गिवन है और आपको ये फाइंड करना है कि वो कन्फॉर्मल है या नहीं। ठीक है, कि फंक्शन कन्फॉर्मल है या नहीं, तो कैसे चेक करना है। किसी मान लीजिए किसी पॉइंट जी नॉट पे चेक करने के लिए बोलता है, वो डिस्कस करते हैं एक बार। देखिए, हमें जो भी फंक्शन दिया होगा और मान लीजिए बोलता है कि आप 3 पे चेक कीजिए, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस फंक्शन को फर्स्ट ऑर्डर मतलब 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद इस पॉइंट को इस फंक्शन में पुट करेंगे, और फिर आपको चेक करना है कि क्या वो इज इक्वल्स टू 0 के बराबर है और या वो नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर है। इन केस वो 0 के बराबर नहीं आता तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन कैसा है, कन्फॉर्मल। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे। अगर वो 0 के बराबर हो गया तो फंक्शन कन्फॉर्मल नहीं होता, सिर्फ हम पॉइंट की बात कर रहे हैं। देखिए, जब हम पॉइंट पुट कर रहे हैं ना, तो कन्फॉर्मल होना ना होना, आपने जी नॉट पुट कर दिया तो हम सिर्फ उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। क्लियर है, हम सिर्फ एक पॉइंट को पुट करने से हम पूरे ये नहीं कह रहे कि सारे पॉइंट्स के लिए वो चीज़ होल्ड कर रही है। मान लीजिए 3 पर नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर आ रहा है तो हम बोलेंगे कि वो कन्फॉर्मल है 3 पर, बाकी सारे पॉइंट्स का हम नहीं कह रहे। ठीक है, तो जो पॉइंट पुट करते हैं उसी की बात करते हैं कि वो कन्फॉर्मल है या नहीं। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन शुड बी कि एफ जी नॉट पे अगर आपको चेक करना है कन्फॉर्मल है या नहीं, तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करो, अगर और उस पॉइंट को पुट करो, और अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 आता है देन दिस इम्प्लाइज कि फंक्शन क्या है, कन्फॉर्मल है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर आप मान लो कि आपने
जी नोट सारे पॉइंट्स की हम बात कर ले रहे हैं। अगर किसी भी पॉइंट पर फंक्शन हमारा सब पे हमारा फंक्शन नॉन ज़ीरो ही आ रहा है, तब हम कह सकते हैं पूरे डोमेन के लिए कि फंक्शन जो है पूरे डोमेन में कैसा है, कन्फॉर्मल है। तो हर जगह के लिए कहने के लिए उन सब पॉइंट्स पे नॉट इक्वल्स टू होना ज़रूरी है। अगर किसी भी एक पॉइंट पर वो इज इक्वल्स टू ज़ीरो बन जाता है तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि थ्रू आउट हर जगह पर फंक्शन कन्फॉर्मल है। ठीक है, पॉइंट वाइज इस तरीके से चेक किया जाता है। कोई भी फंक्शन हो, जस्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करिए और वो पॉइंट को पुट करके चेक करिए। नाउ अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट फंक्शन एफ जो है, ये फंक्शन एफ जी हमारा यूनिवेलेंट है। अब यूनिवेलेंट का क्या मतलब है कि फंक्शन हमारा पहला 1 है, दूसरा एनालिटिक है। दिस इज़ व्हाट यूनिवेलेंट मीन्स। ठीक है, फंक्शन कैसा है, 1 है, एक पॉइंट के लिए आपको एक इमेज मिल रही है दूसरे प्लेन में, दूसरा एनालिटिक है फंक्शन। ठीक है, तो एफ जी अगर यूनिवेलेंट है इन कॉम्प्लेक्स प्लेन सी, देन ये क्या रिजल्ट इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज इट इज़ कन्फॉर्मल इन द एंटायर प्लेन। ठीक है, तो हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, इन द एंटायर प्लेन, और उसकी फॉर्म कैसी होगी, एंड विल बी ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1 और यहाँ पर ये a1 जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसको ज़रा सा समझिए। अभी मैंने बोला फंक्शन की फॉर्म कुछ इस टाइप से होती है ना, मतलब कि एफ जी इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1 जी टाइप की होगी। इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a1। तो और यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है कि a1 0 के बराबर तो है नहीं, अगर 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन कैसा हुआ, कन्फॉर्मल हुआ। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो दो कंडीशंस अगर हम देखते हैं कि फंक्शन 1 भी है और एनालिटिक भी है, तो वहाँ से हम ये इंप्लाई कर सकते हैं कि फंक्शन कन्फॉर्मल रहेगा। एंड कन्फॉर्मल कहाँ रहेगा, पूरे एंटायर प्लेन में रहेगा। फंक्शन की फॉर्म किस टाइप की होगी, कुछ इस टाइप की फॉर्म मिलेगी। ठीक है, और ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि a1 जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो गया तो ये तो वैसे भी टर्म हट ही जाएगी। मतलब आंसर क्या है, वो यहाँ पर ये जो कंडीशन हम कह रहे हैं कि नॉन ज़ीरो है वो नहीं रहेगी, और फंक्शन जो है वो कन्फॉर्मल भी नहीं रहेगा। नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए फॉर कन्फॉर्मल। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है क्रिटिकल पॉइंट। देखिए क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब है, अब जिस पॉइंट पर फंक्शन हमारा इज इक्वल्स टू 0 आ जाए, उस पॉइंट को हम बोलेंगे कि वो क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। जिस पे हमारा नॉन ज़ीरो आता है उसके लिए तो हमारे पास एक टर्म है कि वो उस पॉइंट पर कन्फॉर्मल है। व्हाट इफ़ अगर वो 0 के बराबर आ जाए, तो 0 के बराबर अगर आता है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर, ये तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अगर इज इक्वल्स टू 0 है देन इट इज़ क्रिटिकल, अदरवाइज इट इज़ कन्फॉर्मल ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। देन नेक्स्ट वी हैव मैग्निफिकेशन फैक्टर, मैग्निफिकेशन एंड स्केल फैक्टर। ये हम बाद में इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक स्मॉल आइडिया दे रही हूँ कि ये होता क्या है। इसमें कंडीशन क्या है कि W इज इक्वल्स टू एफ जी, W इज इक्वल्स टू एफ जी इज़ कन्फॉर्मल मैपिंग। ठीक है, तो जो कंडीशन हमने अभी डिस्कस की थी वो ये होल्ड कर रही है, मैपिंग दिस इज़ कन्फॉर्मल। और किसी पॉइंट पर हमें बोल रखा है कि ये मैपिंग कन्फॉर्मल है एट जी इज इक्वल्स टू Z0। फंक्शन किस टाइप का दिखाई पड़ेगा आपको, एफ जी इज इक्वल्स टू यू प्लस आईओटा वी टाइप का। इट विल हैव रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन फैक्टर इज़ कि आप इस फंक्शन का 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करो, इसका मोड और इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसको हम यहाँ पे जी से जे से डिनोट कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये होता है हमारा मैग्निफिकेशन फैक्टर। अगर आप इसका स्क्वायर नहीं करते, सिर्फ ये इतना करते हो, तो ये चीज़ हमारी कहलाती है स्केल फैक्टर। ठीक है, सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करके उसका मैग्नीट्यूड, उसका होल स्क्वायर करने पर वो मैग्निफिकेशन फैक्टर बताता है। वेयर स्केल फैक्टर क्या होता है, उसका स्क्वायर जब नहीं करोगे तो वो स्केल फैक्टर देगा। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आती है तो हम कहते हैं कि जो हमारा W जो कन्फॉर्मल मैपिंग था वो क्या है, एक मैग्निफिकेशन मैप है, मैग्निफिकेशन मैप। एंड इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 1 देन इट इज़ कॉन्ट्रैक्शन मैप, कॉन्ट्रैक्शन मैप। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा मैग्निफिकेशन मैप क्या मतलब, क्या हुआ कि ये जो मैपिंग है XY प्लेन की जो मैपिंग है वो मैप हो गई, उससे थोड़ा सा
बड़े साइज में, ठीक है। जैसे कि ये मैपिंग, ये मैपिंग थोड़े बिगर साइज में मैप हो गई। ये जस्ट एक एग्जाम, मतलब मैं आपको स्मॉल आइडिया दे रही हूँ समझने के लिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, मैग्निफिकेशन। वेर एज अगर उल्टा अपोजिट हो जाए, मैं अभी इसको XY प्लेन मान लेती हूँ, उसको UV प्लेन मान लेती हूँ, मतलब पहले तो वो इमेज लार्जेस्ट थी साइज में, बट अब वो जो मैप, जो उसकी इमेज है वो थोड़ा सा स्मॉल हो गई है, तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, कोई चीज़ मैग्नीफाई हो जाना, कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, स्मॉल हो जाना, ठीक है। तो आपको ये फाइंड करना है अगर कि मैपिंग मैग्निफिकेशन है या फिर कॉन्ट्रैक्शन है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल स्केल फैक्टर का इस्तेमाल करके उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, मैग्नीट्यूड चेक करेंगे वेदर इट इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। जब मैंने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया था, आप लोगों को मिल जाएगी वो वीडियो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या फिर आप सिंपल लिखोगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो वो आ जाएगी वीडियो। और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था टाइप्स, ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप्स थी। तो कौन कौन सी टाइप्स देखी थी हमने, पहली तो ट्रांसलेशन थी, दूसरी मैग्निफिकेशन थी, थर्ड रोटेशन, एंड लास्ट वन वॉज इन्वर्जन। इन्वर्जन भी मतलब सारी ही इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो उसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है विद एग्जाम्पल्स। तो आप अगर वो देखते हो तो आपको बहुत हेल्प करेगी वो वीडियो। तो अगर हम यूँ कह रहे हैं कि z इज इक्वल्स टू, सपोज इट इज, या ऐसे बोल लो a टाइम्स z, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाई में देखो, अगर मैंने बताया था कि अगर मैपिंग कुछ इस टाइप की है, W इज इक्वल्स टू Z प्लस A टाइप की है, तो प्लस A हमें बताता है कि कोई भी चीज़ शिफ्ट हो गई है अपनी जगह से, ट्रांसलेशन हुआ है उसमें, ठीक है। वेरएस जो प्रोडक्ट होता है तब वो हमें बताता है कि मैग्निफिकेशन हुआ है, मतलब नाउ इट डिपेंड्स कि मैग्निफिकेशन है या फिर कॉन्ट्रैक्शन है, बट इसमें क्या है, साइज पे फ़र्क आ जाता है। जो साइज़ रहेगी वो चीज़ चेंज हो जाएगी, ट्रांसलेशन में वो चीज़ शिफ्ट हो जाएगी, इन्वर्जन तो पूरा उसका रेसिप्रोकल ही हो गया, और रोटेशन में कोई भी मान लीजिए ये रीजन है तो वो रोटेट होगी अपने, मतलब सिर्फ रोटेशन में क्या होगा, जो उसका सेंस है रोटेशन का वो चेंज हो जाएगा, रेस्ट आर रीजन विल बी सेम। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी किस तरीके से मैपिंग की हेल्प से ये चीज़ फाइंड की जाती है कि ट्रांसलेशन है या फिर मैग्निफिकेशन। तो एक बार आप वो देख लोगे तो थोड़ा सा आइडिया आपको मिलेगा इस चीज़ के बारे में। बाकी हम थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है, एंड यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। आगे मैंने लास्ट वीडियो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड अपलोड की है, मतलब मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने उसमें बताए हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। एंड CSIR प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। अभी मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ ज़्यादातर, तो आप लोग वो सब देख सकते हो, विजिट कर सकते हो लिंक्स पे। एंड थैंक यू।